अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद, बेबाक और दानिशवराना तबसरे प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में हसन निसार के साथ अब समा न्यूज़ पर। मैं हूं मरियम जफ़र। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार। तहरीक के अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इस ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल पे मैंने एक मरियम ताज़ा शेर लिखा है, वो आप सुन लो जी। मेरे वतन का भी क्या पूछते हो हम वतनों, मेरे वतन का भी क्या पूछते हो हम वतनों, घिरा हुआ है हिरन भेड़ियों के नरगे में। हसन साहब, इसमें हिरन घिरा हुआ है, इसकी क्या मुराद है? हिरन अलामत है मजलूम मासूम बेबस अवाम की, जिनका इतने 74-75 साल हो गए, जिनका पुरसान हाल कोई नहीं। मैं स्कूल गोइंग अर्ली क्लासेस में था जब चीनी पे लोगों को रोते देखा अयूब खान के खिलाफ। वो बोले, हबीब जाले 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। उसके बाद याया खान वगैरह जो हुआ आपके सामने, फिर क्या हुआ, तशरीफ लाए वो आपके याया खान साहब, वो तब हुआ, वो आपको पता है। फिर भुट्टो साहब आए, उन्होंने इस मुल्क में क्या बेचा? उन्होंने भूख बेची, नंग बेचा, रोटी कपड़ा मकान छत बेची। यानी उस वक्त भी सूरत हाल यही थी, भूख बेची गई, नंग बेचा गया, छत बेची गई, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है। आज भी वही रोना है, महंगाई है और ये है और वो है। सो ये अच्छा, एक और शेर भी सुनो जो बेनज़ीर भुट्टो को बहुत पसंद था। महमूद शाम ने उनकी तकरीरें कंपाइल की हैं, ये उनमें शामिल हैं जी। वो है, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये गालिबन हमारे प्रोमो में भी चला है। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, ये ऐसी ही थी, ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। आप अपना खून ना जलाया करो। वैसे हसन साहब, शेख रशीद का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम को मायूसी हुई है। यार, मैं शेख रशीद साहब के ख्यालात को कुछ ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। अच्छा। और अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें तब्दीली लाओ अपने रवैये में। आगे बढ़ते हैं। हसन, 3-4 हफ्ते पहले आपने लिखा था कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो यही फिल्म उल्टी चलेगी। अब आप क्या कहते हैं? ये देख लेना आप, पाकिस्तान की सियासत पता क्या है, ये शीशा और फुटबॉल इकट्ठा बेचते हैं, यही इनकी रोटी रोजी है, यही इनकी दिहाड़ियाँ हैं। आप इस बात पे गौर करना, सियासतदान पाकिस्तान का एक ऐसा दुकानदार है जो शीशा और फुटबॉल इकट्ठा बेचता है। अच्छा, मैंने लिखा था, बल्कि शायद किसी प्रोग्राम में कहा था जिस पर काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी तकलीफ भी हुई। मैंने कहा था ये डेमोक्रेसी स्ट्रिप्टीज कर रही है, रक्स बिस्मिल नहीं, ये उरिया नाच है, स्ट्रिप्टीज। तो ये जारी है, जारी रहेगा और मुझे दूर दूर तक ये तब्दील होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हसन साहब, अगर शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं और उनको जो कैबिनेट मिलती है तो उसमें तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड और नज़रियात के लोग होंगे, तो क्या वो इकट्ठे चल पाएंगे या गुत्थम गुत्था ही नजर आएंगे? एक मुहावरा है जो मैंने नहीं ईजाद किया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। अच्छा, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश। जी। बहुत सारे बावर्ची हो ना अगर, तो वो फिर नवाज शरीफ साहब की खद्दें और पाए शाए वो बर्बाद कर देते हैं। और देखना ये है कि इनके आने के फौरन बाद क्या क्या कुछ आता है। इंतज़ार करो सिर्फ थोड़ा, ये जितना आप कमर्शियल ब्रेक वगैरह लेते हो ना, इससे भी छोटी ब्रेक दरकार है। फिर आप देखना, वो जो मैंने कहा था ना कि ये उसके बाद फिर सिलसिला असली तो अभी तो
ये वाकई ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका अभी तो टीजर प्रोमो वगैरह चल रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। होना है। बिल्कुल जी 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 सही। ठीक है हसन साहब, आइन का तस्करा आजकल हर सियासत की जुबान पर है कि आइन की जीत हुई, ये आइन की बहाली की जंग थी वरना मुल्क नहीं बचना था, आइन मुकद्दस है। यार मुकद्दस सिर्फ इल्हामी किताबें होती हैं, इंसान की लिखी हुई किसी शय की कोई औकात नहीं है। वो भाई हमारे एक बड़े लाडले डिक्टेटर ने, जिनकी पैदावार है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था आइन क्या है, हकारत से चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, और ये वाहिद बात है ज़ियाउल हक की जो उसने सच्ची कही थी। अच्छा 280 आर्टिकल्स इसमें हैं, लेकिन 2-4 पे ही बात होती है जिनका ताल्लुक सियासतदानों से है, इक़्तिदार से। अच्छा मुक़द्दस तरामीम से मावरा का नाम है ये सो कॉल्ड, तो हमारे आइन में 23 तरामीम तो हो चुकी हैं, तकद्दुस तो गया भाड़ में। अच्छा ये जो 18वीं तरमीम गालिबन जिनमें सूबे आज़ाद हुए, मेरे जुमले पे गौर करना, सूबे आज़ाद हुए, इसके तब भी मैंने मातम किया था इस पर, मैं आज भी कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में देखना। अच्छा एक आर्टिकल है 6 जिसके बाद आर्टिकल 8 पढ़ता है बंदा पागल हो जाता है। वो कहता है बुनियादी हुकूक के मुनाफी कवानीन कालदम होंगे। इस मुल्क में बुनियादी हुकूक हैं कहाँ जो कालदम होंगे? यानी आप ऐसी एक चीज़ को कालदम करार देना चाह रहे हो जिसका वजूद ही नहीं है। कितने फीसद लोगों को ये हुकूक हासिल हैं बीबी? ये देखो टीटियों के अंबार, ये वो सारा कुछ, ये एक लतीफ़ा है। अच्छा और ये जो बात मैंने एक मिसाल दी है बुनियादी हुकूक की, ये पूरी देग है, मैंने तो सिर्फ एक आध चावल आपको चखाया है। तो लॉ ऑफ कॉमन सेंस भी यही कहता है कि इस पे अमल दरामद जो है या तो पूरा होगा या कभी भी नहीं होगा, और पूरा हो नहीं सकता चूँकि आइन की बेशुमार शिकें प्रो अवाम हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, लफ्ज़ क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। तो ये तहरीर से फिरे हुए लोग हैं, और ये लोग भी वही हैं जिन्होंने आइन बनाया था। सही। वो इनकी ज़रा मैच्योर, ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा सेंसिबल किस्म थी। बतदरीज जैसे हमारे इन्हतात और जवाल है माशरे में हर जगह, उसी तरह हमारी सियासत में भी ज़रा ज़्यादा हो गया अब गंद। लेकिन हसन साहब, अवाम को हकूक दिलवाना तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, और रियासत इस पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। फिर अवाम किससे एक्सपेक्ट करे? आप खबर दे रहे हो। देखो मैंने चौधरी एतजाज हसन मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत मेरा उनसे प्यार मोहब्बत कुर्बत करता। एक ही इख्तलाफ किया है मैंने उनसे, जब वो चौधरी इफ्तिखार के चक्कर में अपनी नज़म गाया करते थे, रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने कहा था ये रियासत माँ के जैसी तो होगी, लेकिन सोतेली माँ के जैसी। अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह एतजाज साहब नहीं, मैं ही दुरुस्त जा रहा हूँ। होती है फलां की जिम्मेदारी फलां होती है, फलां की फलां होती है। ये पुलिस की जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ होता है, मिलता है। ये वजारत ख़जाना क्या कर रही है? भूख बेच रही है। ये काम तो उनका नहीं है, वो तो है इकोनॉमिक जस्टिस, मुनसिफाना इक़्तिसादी निज़ाम। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस माशरे में गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर। जिनके पास डॉलर्स पड़े हैं, थोड़े से मेरे पास भी थे, लेकिन मैं सर पकड़ के बैठा हूँ कि मैं डॉलर के उस पर करूँ बात या रुपए के साथ जो हशर हो रहा है। तो जिनके पास करोड़ों अरबों डॉलर्स हैं, और वो बहुत से हैं, और वो लीडर हैं आपके, उनकी लॉटरी निकल आई है बैठे बैठाए। इस तरह का निज़ाम है कि हराम खोरों को कुछ किए बगैर बहुत मिलता है, और जो मजदूरी की तलाश में निकलता है उससे मजदूरी नहीं मिलती। ये इतनी बड़ी खलीज। मैं मसावात का कायल नहीं हूँ। एक बात याद रखना, मसावात का मतलब ये नहीं है कि मैं, या अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी अपने बुजुर्ग का बड़ों का नाम नहीं ले सकता कि मैं या आइंस्टाइन बराबर हैं, या मैं और न्यूटन बराबर हैं, या मैं और शेक्सपियर बराबर हैं और गालिब बराबर नहीं है। बराबरी का मतलब ये है इंसानों में बराबरी का कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सबके लिए ज़रूरी हैं, वो हर एक को मुहैया करें। बेसिक राइट्स।
खत्म। मतलब ये नहीं है कि सब इंसान बराबर, हरगिज नहीं है, वरना अल्लाह एक जैसे कद देता है, एक जैसी आंखें देता है, एक जैसी विजडम देता है लोगों को, नहीं। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, यही रोटी कपड़ा मकान जो भुट्टो साहब ने बेचा था, अब देखो जिसके पेट है उसको भूख भी लगती है, उसको खाना प्रोवाइड करना, उसके बच्चों को तालीम, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, ये वो सारा, तो ये टोटली दे फेल्ड हर जगह। आजकल ये रोते रहे हैं, पिछले 2 साल से मैं मातम सुनता रहा हूँ। सबसे पहले शुरू ही मैंने किया था ये PTI के खिलाफ ये जिहाद, सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड है ये बात, एक प्रोग्राम किया था, तो कॉलम लिखेगा कि इस बंदे को क्या हो गया। प्रॉब्लम है कि ना पहले कुछ हुआ ना अब होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है कि बुनियादी जो सवाल हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ये उल्टे भी लटक जाए तो कुछ नहीं होना। द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, ये अकेली शय आपको उल्टा लटकाने के लिए काफी है। चलें आगे चलें। यानी कि पॉजिटिविटी की कोई उम्मीद नहीं है हसन साहब। सही, आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइन टूटने में 30 सेकंड लगते हैं तो तदारुक भी 30 सेकंड में होना चाहिए। यह मकाना बात है, लेकिन यह मकाना मैं नहीं कहता, बेनज़ीर भुट्टो साहब के बरखुरदार हैं, बच्चेगाना बात है। उसकी वजह जिस अमल के नतीजे में डिलीवरी होती है वो तो बड़ा महदूद, लगते 9 महीने हैं। ये क्या बात है? होमोसेपियंस तक पहुंचते पहुंचते हजारों साल बीत गए। ये जो मैं और आज आप बैठे हैं यहां हम बात कर रहे हैं, इंसान तो पहले ही इंसान था। ऐसे नहीं होता। अल्लाह पाक के निज़ाम में ये नहीं है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ, वरना ये कुदरत के कारखाने में टिक करके एक आवाज़ आती, सूरज बिल्कुल ग्रेजुअल होता है। शाम ढलती है, फिर रात आती है, फिर मिडनाइट आती है, इसी तरह सुबह काज़ब कहते हैं उसको, झूठी सुबह, फिर असली सुबह। इट टेक्स टाइम। जैसे बिलावल इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सहज पके सो मीठा हो, आहिस्ता आहिस्ता कलाए तो ज़्यादा अच्छी होती। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं हसन साहब। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान और हिटलर में फ़र्क नहीं, वो नाज़ी था, ये न्याजी है। ये किसने कहा है? ये शहबाज शरीफ साहब ने। हाँ जी। यार जिस किसी ने भी कहा है वो बेचारा, देखो तारीख पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हिटलर हमारा विलन नहीं है, वो हमारा छोटा मोटा मोहसिन ज़रूर है, विलन नहीं है। विलन होगा वो यहूदियों के लिए, विलन होगा वो अपनी दुनिया के लिए जिसके साथ उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी। ओए उस आदमी ने तो जान दे के अपनी हमारी आज़ादी दिलाने में फैसिलिटेट किया। तारीख तो उठा के देखो। ये इंग्लैंड के बारे में कहते थे यूनाइटेड किंगडम कभी सूरज ही इस पर गुरूब नहीं होता। उसने इतना खून निचोड़ लिया इंग्लैंड का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इतना माजूर और मफलूज कर दिया उसको कि वो हिंदुस्तान जैसी जो उनकी कॉलोनीज थी, उनके जो हड़प किए हुए इलाके थे, उन पे वो गासिबाना कब्जा बरकरार रखने की पोजीशन में रह ही नहीं गए। बाकी हमारे कायदीन ने स्ट्रगल की वो अपनी जगह पे, लेकिन वो हमारे बुजुर्गों की लड़ाई को इस तरह फैसिलिटेट किया उसने, उसके अपने मोटिव्स और थे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन वो इनको इतना हफा चुका था, इतना मार चुका था गोरों को, कि वो इनके बस में रह नहीं गया था हिंदुस्तान में अपना। और बाकी जितनी भी आज़ादियाँ बाद में पैदर पै मिली हैं इंग्लैंड से, जहाँ इनके कॉलोनीज थी, हद हो गई यार। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इमरान खान के लिए, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो ही कुछ नहीं सकता। हमारा विलन कैसे हो गया हिटलर, मुझे समझाओ जरा। कतन गलत है ये। तारीख को ना बिल्कुल ऐसी रट्टू तोतों की तरह पढ़ना, जैसे वो बचपन में ना वो होते हैं वो टेबल्स वगैरह नहीं याद करते तोते, सर यूं यूं हिला के। ये तारीख पढ़ना नहीं, उसको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ो। सही। हिटलर ने तो बहुत, उसने तो दुनिया तब्दील की है। वो भले मर गया, मरने का क्या है, सुल्तान टीपू शहीद हुए थे जी। हमारे अपने बेशुमार लोग, हमारी तारीख भरी पड़ी है, शिकस्तें भी हुई हैं, शहादतें भी हुई हैं,
देखो तो सही वो बंदा कर क्या गया है। सही, इस तरह नहीं, ये ओवर सिंप्लीफाई करके देखते हैं बेचारे, जितने कि इनका बस होता है उसी हिसाब से। लेकिन हसन साहब, इनके बड़े भाई नवाज शरीफ कह रहे हैं, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट जी, कि इमरान खान ने कौन सा एटम बम बना लिया जो इनके खिलाफ साजिश होती। यार इस आदमी को मैं क्या कहूँ, प्रॉब्लम है कि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक रवैये होते हैं। अच्छा, ये एक बात मियाँ साहब, आप तो एटम बम का धमाका बनाने वाला भुट्टो, उसके बाद जारी रखने वाले बाकी लोग, आप एक धमाका करने का क्रेडिट ले रहे हो, हालांकि आपका लेना देना उससे कुछ नहीं था, लेकिन आपने किया ना, तो क्या बिगाड़ लिया किसी ने आपका, हो गया जो हो गया। रवैये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। एटम बम बनाने की कीमत नवाज शरीफ ने कोई नहीं दी, क्योंकि ये गेम में ही नहीं थे, उनको भी पता था। बुनियादी तौर पे अपने रवैयों की कीमत आज भी अगर वहाँ बैठे हैं, मुल्क छोड़ के बहाना चंद हफ्तों का करके अगर वहाँ बैठे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? रवैया। पहले जब जद्दे गए थे, रवैया, रवैये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। कौन सा एटम बम बना रहा था, ये सादा मासूम आवाम लोगों को के जज्बात से खेलने के लिए इस तरह के जुमले इनके पास नीम खानदा से होते हैं, लिख के देने वाले इनको, वो सिंगल लाइनर्स वगैरह तो फ्लोट कर देते हैं, आगे चला देते हैं, अपनी अकल उकल तो इस्तेमाल करनी नहीं होती इन्होंने। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं हसन साहब। फराह खान पर करप्शन के इल्ज़ामात की भरमार है। एक खबर के मुताबिक उनकी दौलत में 4 गुना इजाफा हुआ है, 23 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हो गई है। यार एक तो मुझे ये अमाउंट सुन के हंसी आ रही है, 4 गुना इजाफा हुआ है, और जिनके 4 लाख गुने इजाफे हो गए हैं उनको तो तुम पंगूड़े में रख के लोरियां सुना रहे हो। क्या फजूल बात है। 4 गुना, 2 गुना भी हो, उसकी कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन खुदा का खौफ करो यार, जिनकी गैर मंतकी ग्रोथ है इस मुल्क में, और कोई एक बंदा है, कोई 2 हैं, कोई 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, क्या निकाल के लाए बीच में से? 93 करोड़ियों को रकम है। हसन साहब, आप फराह खान जिन्होंने लूट मार करनी होती, या तो वो, या एक मिनट, या वो खातून बहुत ही अनाड़ी थी। ये तो एक छोटी सी डील का किकबैक है बीबी। उसकी जान छोड़ दो, जब मौजूद थी तब कोई बोला नहीं, अब वो भाग गई है तो उसके पीछे पड़ गए, छोड़ो। ठीक, यहां कहीं से कुछ नहीं निकलना। 93 करोड़ तो खैर शाही कोई नहीं है, क्योंकि इल्जाम लगाने वाले खुद सजा याफ्ता हैं। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और इस पर उनको काफी तनकीद का सामना भी है। बिल्कुल गलत तनकीद है, बिल्कुल बेहुदा तनकीद है। शहबाज शरीफ ने लॉजिकल बात की है। देखो, ह्यूमन विजडम है कि कमजोर का गुस्सा, शर्मिंदगी, नदामत और कभी कभी माफी पे खत्म होता है में उठा के क्या देना। बिल्कुल ठीक कहा, रियलिस्टिक बात यही है, ग्राउंड रियलिटीज यही है, जिंदगी इसी को कहते हैं। ये जो है एवं लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, वो शायरी मुबालगा होती है, ममोले ने मरवाना। सही, इकबाल साहब ने कहा लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, ठीक है, ये एक सिंबॉलिक बात है, एक अलामती बात है। जैसे मैंने अपने शेर में ना हिरन का लफ्ज अवाम के लिए बतौर अलामत इस्तेमाल किया, इसलिए ये जो है ना, ये शायराना बात है जी, क्योंकि इमरान खान भी गुलामी से निकलने की बात करते थे। और बात सुनो ना भाई, तो तरीका होता है, बड़क मार के तो नहीं आप निकल सकते ना। देयर हैज टू बी अ फेस्ड आउट प्लान, एंड यू हैव नो प्लान एट ऑल। तुम लोगों को तो ये नहीं पता कि प्राइमरी एजुकेशन कितनी फैसला कौन है, कचरा है, माफ करना। जाओ जाके सरकारी स्कूलों में जहां लोगों के बच्चों की अक्सरियत पढ़ती है, उनका लेवल देख लो। आप लोगों को आज तक यही नहीं पता कि आपकी बर्बादी के लिए सिर्फ बढ़ती हुई आबादी काफी है। 24 करोड़ संभाला नहीं जा रहा, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर, करोड़ों नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। कौन से मंसूबे, इनको तो पता ही कख नहीं। तो आज़ादी की तड़प एक फितरी बात है। परिंदे को भी आप केज करते हो, ख्वाहिश उसकी होती है कि खुल जाए ज़रा तो मैं उड़ जाऊं, लेकिन इस तरह नहीं
रियलिटी जिंदगी की यही है, बेगर्स आर नेवर द चूजर। हाँ, या तो फिर मुझे कोई ऐसा भिखारी दिखाओ जिसने डांग के साथ कासा बांधा हुआ, कशकोल डांग के साथ, पहले वो मारे किसी की टेंट पे, फिर गए कशकोल में पैसे डाल, चंद डॉलर का सवाल है बाबा, और पल्ले हैं कुछ नहीं। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, ये सही बात है। शहबाज शरीफ ने सच बोला। एक तो आप जब लोगों को किस्से कहानियां सुनानी शुरू करते हैं ना, एक परचम के साए तले हम एक हैं, वाह भाई, बाऊ मन्ना और बिलावल एक हैं, मरियम ते मासी बरकत एक है, एक परचम के साथ, ये एवं बस ये शुगल मेला है, ये कुछ सीरियस बिजनेस नहीं है भाई, एक परचम के साए तले। हसन साहब, अल्लाह भाई, आमिर लियाकत ने वजीर आजम पर बड़ी इल्जाम तराशियां की हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हसन साहब, आमिर लियाकत ने कहा है कि खान साहब बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो अपने वक्त पे ही आएगी, ये भी बस छोड़ने की बात है, जो मर्जी छोड़ दो आप, यहाँ इस मुल्क में पूछने वाला किसी को है कोई नहीं। लेकिन एक बात मैं, आमिर लियाकत, आई लाइक हिम, मैं एक बात शेयर उनके साथ करना चाह रहा हूँ कि मसलन मेरी और आमिर लियाकत का हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई कभी ज़िंदगी में। अगर कभी कोई मुलाकात हो और कोई बात आप मेरे साथ शेयर करो, शेयर ना भी करो और इत्मीनान में कि, तो वो मेरे पास अमानत होगी। ये ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा ऐसे मरहल आए हैं, एम्बैरसिंग था, तो मुखालिफ फरीक ने ये हरकतें की, मुझे भी कहा गया, मैंने कहा नहीं यार, अपना अपना लेवल होता है, अपनी अपनी सोच होती है। जब आप इकट्ठे होते हैं, चाहे किसी भी हवाले से इकट्ठे हों, उस वक्त जो कुछ आपके दरमियान हो रहा होता है वो दोनों के दरमियान अमानत होता है, दोनों पार्टीज़ के दरमियान। बाकी जो करना है करें, और करने के लिए बाकी लोग थोड़े हैं। एक रेबड़ का रेबड़ निकला हुआ है, एक ये भी शामिल हो जाए उसमें अगर होना है तो। और एक और बात है, अगर स्टेट का मामला हो, अगर सिक्योरिटी का कोई मसला हो, मुल्क के हवाले से कोई मसला हो, तो फिर फूटो वक्त पे। बुजुर्ग कहा करते थे कि लड़ाई के बाद याद आने वाला जो थप्पड़ है या मुक्का है वो अपने मुंह में मारना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। एन उस वक्त बोलो, अदरवाइज उन अमानतों का ख्याल रखो। ये तो ऐसे लगता है जैसे पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हो। जी बेटा, चलता है हमारे यहाँ तो यही है, हर मामले में पर्सन बहुत पहले आ जाता है, नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, अच्छी लगती है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। जी सही, आगे बढ़ते हैं साहब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दें। अगर कल ये कभी इक़्तिदार में आ गए, जिसका ख़तरा कहीं नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो ये भी यही चाहेंगे, और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, आपकी सियासी हुकूमत हो, अदालत, ये सारा स्टेट इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ये उसके ऑर्गन्स हैं, इसीलिए वो मुल्क तबाह बर्बाद होते हैं जिनमें, मैं पहले भी शायद ये बात कर चुका हूँ, जिनमें दौलत और ताकत ये खून की तरह यकसा गर्दिश ना करें। अब हमारे आपके जिसमें जो खून गर्दिश कर रहा है वो सर से पांव तक मुनसिफाना तरीके से ज़रूरतों के मुताबिक जिस्म के हर हिस्से को, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक पेज पे इनको होना चाहिए, अदरवाइज बात ही नहीं बनती। ये स्टेट के ऑर्गन्स हैं भाई, ये कोई इसमें दिल है, कोई दिमाग है, कोई लिवर है, कोई किडनी है, तो इनको बिल्कुल होना चाहिए। और कल अगर ये खुद आ गए इक़्तिदार में तो सिराजुल हक साहब को पहली ज़रूरत इस बात की महसूस होगी। जो ये नहीं चाहते वो अहमक होते हैं, उसके बगैर हो नहीं सकता। और एक और बात, आप इतने गए गुजरे लोग हो कि आपके पास डिसिप्लिन्ड इदारे ही ये एक दो हैं जिनमें कोई डिसिप्लिन है या कोई तरबियत है, कोई ट्रेनिंग है, कोई एक मामला है। कहाँ से एक बच्चा सफ़र शुरू करता है? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, मैं वहाँ लेक्चर दे चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है वहाँ से वो बच्चा शुरू होता है और फिर बाद इधर उधर दुनिया भर में डिफरेंट कोर्सेज कर आगे, बड़ा गलत तासुर है
उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं। यहाँ क्या लल्लू गमे माजे क्रिमिनल्स, पार्टी के आगे हड्डी डाली, टिकट ले लिया चंद करोड़ देके। सेनेट में क्या होता है आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता। तो भाई इदारों को ये इसी तरह होना चाहिए एक दूसरे के साथ। और एक बात आखिरी सुन लें, बांग्लादेश का यहां पहुंचना किसी मौजे से कम नहीं, हमें वो लेंथों से पीछे छोड़ गए। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में हेनरी किसिंजर ने कहा था अ बास्केट विदाउट बॉटम। अब उस पर दुनिया में किताबें लिखी जा रही हैं, मॉडल है वो। क्या बात है। उस मुल्क में ये तजुर्बा हुआ है। बांग्लादेश सियासतदान, फौज, ये सारे इदारे मिल के बैठे, उन्होंने अल्लाह माफ करे अपनी स्टेट को बेहतर करने के लिए जो उन्होंने बेहतर समझा। मैं उसके हक में हूं या नहीं हूं, मैं कौन लगता हूं। उन्होंने 90 साल के बंदों को फांसी दे दी, मजा लगा चूं भी की हो किसी ने। जो उन्होंने अपनी स्टेट के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर समझा, ठोक के किया। खवातीन की पार्टिसिपेशन कहां पहुंच गई, लिटरेसी रेट हमसे आगे चला गया, एक्सपोर्ट उनकी हमसे ज्यादा है, फॉरेन मतलब हमसे वो आजाद हुए। और आज अच्छा, और प्रेडिक्शन है कि अबाउट 10 years टाइम पाकिस्तान को शायद बांग्लादेश से भी कर्जे लेने पड़े। ये तो हाल है सीरियसली। तो ये जब तक के ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह ठीक तरीके से बिहेव नहीं करते और एक को दूसरे की सपोर्ट करनी पड़ती है, वो क्या टेंट पे बाल लगवाने हो तो यहाँ के उतारने पड़ते हैं, ये होता है जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे होते। सियासतदानों का एक ग्रोह है, नालायक है, बददियानत है, खाइन है, चोर है, और जिनको पता होना चाहिए उनको पता होता है। कैसे इज्जत करें भाई, कैसे इज्जत करें तुम्हारी। मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं करता, हालांकि मेरे पास कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन हालात गवाही दे रहे होते हैं यार ये हैं। ये 50 सीसी होंडा से जब आप लैंड क्रूजर्स पे जाते हो तो उसके पीछे कोई दास्तान होती है। चलें आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, आसिफ अली जरदारी ने एक बार असेंबली फ्लोर से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, लेकिन आजकल ऐसा ही नजर आ रहा है। इमरान खान की पार्टी के लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। यार उसके पीछे रीजंस मुख्तलिफ हैं, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में जरदारी साहब ने ये बात की है। मैं ये बात लिख भी चुका हूँ शायद, या कह चुका, मुझे अब याद नहीं। इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत मिसरा है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज। इमरान अभी 33% लीडर बना है। देखो मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए मुख्तलिफ तरह के मिजाज होते हैं। मेरी एक जानने वाली थी, तो उनके बेटे ने, उन्होंने कहा बेटा मेरा बड़ा एग्रेसिव, अमेरिका से आया था मार्केटिंग करके। तो मैंने उसको एक छोटा सा लेक्चर दिया, तो कहता खुद तो बड़े एग्रेसिव। और मेरे माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया, मैंने कहा कल फिर लेके आना इस बच्चे को। उसको मैंने कहा बात सुन, तू मार्केटिंग कर रही है, तू वो मिजाज अफोर्ड नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, वो मैं दे सकता हूँ, तू नहीं दे सकता। सो ये जो है सुखन दिल नवाज नहीं है, जहाँ पुरसोज नहीं है। इमरान के बारे में तो मैं कई बार कह चुका हूँ। मुझे जब लोग कहते थे कि जी आपका इतना पढ़ा, मैंने कहा मेरा कोई तल्लुक चलक नहीं है। सही। हमारी जान पहचान है, सलाम दुआ है हमारी 25-26 साल से, ठीक है। दोस्त हो, मैंने कहा जो कहता है वो मेरा दोस्त है, वो या आपको धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, या वो खुद बेवकूफ़ है। सो ये कमियां हैं। एक तो शायद सियासत में आने के बाद, मेरे एक दोस्त हैं रशीद भट्टी, 2-3 दफ़ा यहाँ से MP रहे हैं, वो PTI में ही हैं। बड़े वो प्यार से एक बात किया करते हैं कि देखो अल्लाह ने सानू ज़बरदस्त बंदा देता, दयानतदार बंदा देता, लेकिन है कमलाई। ये बात वो मोहब्बत से करते हैं, है कमलाई। अब ये कमला पानी है ना। आप ओवरनाइट देखो, हुजूर ने कई चीज़ों की ममानियत, उनसे सीखे बंदा ना, बातें तो करना, उनसे मोहब्बत करना, वो बिल्कुल अपनी जगह पे, कुछ सीखो भी तो सही। कुछ एक फेस्ड आउट प्लान होता है भाई। बालिग आदमी, समझदार आदमी अगर सिगरेट नोशी की उसको आदत हो, वो उसको प्लान करता है, को टकरें मारता है इधर उधर। इस तरह तो नहीं है कि आप लेकिन और ये एक बात इमरान और कहता है कि मैं नहीं, एक मिनट कि मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब कुछ, लेकिन ताकत एक और चीज़ है हुजूर। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा एहसान है, वो है गवर्नेंस। किसी आदमी को इंसानों
पे गवर्न या उसको जो भी उसको लीड करना, ये इस्तात देना, और ये सबसे बड़ा इनाम भी है अल्लाह पाक की तरफ से और सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। तो ये कहना कि मेरे पास शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ था ना, गवर्नेंस एक और खेल है भाई। बहरहाल जी ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, एक मिथिकल सी बात है, अक्सर कहानियों में हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला सिंध की एक औरत की पुकार पर किया। आपका तारीखी लिहाज से इस पर क्या तबसरा है? देखो बात सुनो, ये जब बंदा पढ़ता है ना, रीडिंग इज़ एन आर्ट, मजाक नहीं है कि किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दी, उसमें अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए। जो जिन डाकुओं ने वो अगवा किया, माल असबाब छीना, अगवा करके ले गए, तो मुझे बताओ उस औरत ने कहाँ बैठे हज्जाज बिन यूसुफ को सेल फ़ोन पे, सैटेलाइट टीवी पे व्हाट्सएप मैसेज हुआ था? खुदा का खौफ करो यार, हज्जाज का किरदार सामने रखो, वो वहशी तरीन आदमी था, उसने इतने इतने बड़े लोगों पे, इतनी इतनी रूहानी शख्सियात पे ऐसे ऐसे मुजालिम किए हैं उस आदमी ने, खुदा की पनाह। लाखों लोग मरवाए। असल कहानी देखो, मुझे ये बताओ कि ये हमला मोहम्मद बिन कासिम वाला, जो उसका भतीजा भी था, दामाद भी, ये तो हुआ जी औरत की चीख के चक्कर में। वो पहले दो किस चक्कर में हुए जो नाकाम रहे थे? पहले दो हमले मुझे बताएं ना, वो क्यों हुए थे? उस वक्त कौन सी औरत ने चीख मारी थी? बिल्कुल नहीं, कहानी कुछ और है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि बहुत से लोग जो बनु उमैया के, और बहुत काबिल एहतराम लोग जो बनु उमैया के मजालिम से खौफजदा होकर तंग आकर जिन्होंने सिंध में राजा दाहिर के पास पनाह ली थी, बेसिकली वो उनको हाउंड कर रहे थे। पहले दो हमले नाकाम हुए, तीसरे में उसने अपना भतीजा भेजा तो बड़ी तैयारी के साथ, और दो बातें बताऊं आपको बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो पहली बार मंजनीक, उसका नाम अरूस था, अरूसा दुल्हन वगैरह। अच्छा, दूसरी बात, पूरे लश्कर के लिए रुई जो है भिगोई गई सिरके में, उसको छाँव में सुखाया गया मनों के हिसाब से, और ये हुक्म दिया गया लश्कर को कि वहाँ जाके उनके पेट चल जाते थे सिंध आके, कि ये रुई जिसमें जज्ब हो चुका था सिरका, उसको पानी में डुबोएं और फिर पिएं, तो ताकि आपको किसी तरह का कोई पेट का मसला ना हो। तो ये मुझे तो ये लॉजिकल लगता है। सेल फोन पे जा रहा है मैसेज ही है, जहाज आजा, वो पंजाबी फिल्मों की तरह कोई चीख फलाना, मैं इस तरह का नहीं, मुझे तो ये ज़्यादा लॉजिकल लगता है कि कुछ लोग होंगे जिनके पीछे वो आया। और फिर ये भी आप जान लो मोहम्मद बिन कासिम का बेचारे का अंजाम क्या हुआ। ठीक है हसन साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ज़रा मुख्तलिफ नौयत का है। ये बताइएगा, अपने अहद का बड़ा आदमी कौन होता है? यार इसकी तो 20,000 डेफिनेशंस हैं। ये मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करते हैं। थॉमस कार्लाइल बिल्कुल ही और कहता है कि जो धारा बदल देते हैं, तारीख़ बदल देते हैं, जोग्राफिया बदल देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इन लोगों में रूहानी शख्सियात भी, शायर भी, स्टेट्समैन, मिलिट्री लीडर्स, ये वो सारे, इवन स्पोर्ट्स सब आप डाल लो। अच्छा, टॉलस्टॉय साहब का और ही है, वो कहते हैं कि ये सारे पपेट्स होते हैं, जितने भी नामवर लोग हैं ये मखसूस हालात की पैदावार होते हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट ही कुछ और है। अच्छा, वो जो लोगों की बेहतरी भलाई के लिए करता है, एक ये डेफिनेशन है। तो इस तरह इसकी बेशुमार किस्म की डेफिनेशंस हैं। अजीम आदमी अलबत्ता कुछ और होता है, इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। अपने अहद का बड़ा आदमी तो वो तो बेशुमार होते हैं ना, अनगिनत होते हैं। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते अपनी खूबसूरत नात के चंद अशार सुना दें। अच्छा, ये 3 हिस्सों में मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। रमज़ान मुबारक में हम ये चंद शेर पढ़ दिया करेंगे। जी तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्के की मैं फिजा होता,
हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता, तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, बीच ताइफ बवक्ते संग जनी तेरे लब पे सजी दुआ होता है। जो आबाशों को, ताइफ के आबाशों को जो हुजूर ने किसी गज़वा में ज़ख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता, का शोहद में शरीक हो सकता, का शोहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता। बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना कीमती फीडबैक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।